हेलो इन्वेस्टर्स। हम एक और एपिसोड आपके लिए लेके आ गए हैं आज, जहां पर हम बात करेंगे कि मार्केट्स में हमें क्या दिख रहा है, किस तरह की मूवमेंट्स हमें नज़र आ रही हैं। हमने ऑलरेडी देखा कि मार्च के लोज़ के बाद में मार्केट ने जून तक एक अच्छा मूव दिया, लेकिन अब हम देख रहे हैं जून से लेकर सितंबर तक मार्केट्स ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे चल रही है। यानी कि लगभग सेम ही रेंज में 24,000 से 25,000 निफ्टी जो है लगभग उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आगे भी क्या मार्केट्स ऐसी साइडवेज रहेंगी, या फिर कोई एक पर्टिकुलर ट्रिगर पॉइंट है जिसकी वजह से कोई गेन्स आ सकते हैं, या ऐसा कोई रिस्क है जिसकी वजह से हमें अपनी पोजीशंस को चेंज करना चाहिए। तो क्या एक्शन पॉइंट्स हमारे लिए बनते हैं हमारे पोर्टफोलियो में, और क्या हमें अप्रोच रखनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो की तरफ। उसके लिए चलिए हम चलते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, कुछ डेटा पॉइंट्स देख लेते हैं, कुछ प्रेजेंटेशन है जो हमने प्रिपेयर करी है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो लेट्स लुक एट दोज पॉइंट्स एंड देन डिस्कस इन डिटेल कि हम किस तरह से मार्केट्स को इस समय ऑब्जर्व कर रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर हम डेटा को थोड़ा चेक कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट्स में और हमें इस समय क्या करना चाहिए अपने पोर्टफोलियोज के साथ में। तो सबसे पहले हम मैक्रो पोजीशन देख लेते हैं अपनी इकोनॉमी की कि जो लेटेस्ट मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो क्या दर्शा रहे हैं। तो जीडीपी ग्रोथ हमारा जो लेटेस्ट आया है वो 7.8%, राइट। लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर का जो हमारा जीडीपी ग्रोथ था वो 6.5% था, तो उससे अगर हम कंपेयर करें तो बहुत अच्छा जीडीपी ग्रोथ आया है। लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई डेटा हमारा 60 के आसपास पहुंच गया है। 50 के ऊपर का जो नंबर है वो एक्सपेंशन दर्शाता है, राइट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ दोनों 7% से ऊपर है। इन्वेस्टमेंट ग्रोथ भी लगभग 8% की है, राइट। अब इन्फ्लेशन नंबर अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 1.55% पे आ चुका है जो लेटेस्ट डेटा है। अगस्त का डेटा स्टिल अवेटेड। आईआईपी की अगर हम ट्रांजैक्टरी देखें तो जहाँ पर अगस्त 24 में 2024 अगस्त में नेगेटिव था आईआईपी डेटा, वहाँ पर उसने ग्रोथ दिखाया नवंबर 2024 तक। ऑफकोर्स हमारे जो सीजनैलिटीज़ आती हैं फेस्टिवल्स की वजह से, उसकी वजह से भी कभी कभी ये चेंजेस आते हैं। लेकिन आप देखेंगे ग्राफ में एक थोड़ा डाउनफॉल सा आया था बिटवीन फेब 2025 से जून 2025 के बीच में। वो अब एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी के ऊपर वापस जाना शुरू कर दिया है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। अभी जो लेटेस्ट आईआईपी नंबर आया है वो पहले से काफ़ी सुधर के आया है। तो पर कैपिटा इनकम हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका डॉलर टर्म्स में क्या ग्रोथ और इनकम लेवल कहाँ पहुँचा है। तो 2015 में जो लगभग $1600 का पर कैपिटा इनकम था वो आज लगभग $2900 पे पहुँच चुका है। 10 साल के अंदर हम जो देख रहे हैं लगभग डबल हो रहा है ये, और अगले 10 साल उम्मीद है कि ये इससे भी तेज़ी से बढ़ सकता है। तो जैसे जैसे एक पैटर्न बन जाता है किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर, जहाँ पर 2000 या $2500 को जब वो क्रॉस करता है उसके बाद कंजम्पशन के पैटर्न्स भी बदल जाते हैं और इनकम ग्रोथ भी हमने देखा है फास्ट हो जाती है। तो इंडिया उसी कगार पे है इस समय। उसके अलावा सरकार की जो फिस्कल मेजर्स हैं, जहाँ पे उन्होंने इनकम टैक्स को रिड्यूस किया है, जो 12 लाख तक की इनकम ब्रैकेट्स हैं, 12.75 लाख इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉयज़, वहाँ पर ज़ीरो टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया है। जीएसटी की रैशनलाइजेशन अभी हाल फिलहाल में हो गई, जो कि 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे, जहाँ पर 5%, 18% और 40% तीन ही स्लैब रह गए हैं। तो 12% वाला स्लैब कैंसिल होकर 5% के प्रोडक्ट्स में मिल गया है। 28% वाला स्लैब जो है वो लगभग सारे प्रोडक्ट्स को 18% पे ले गया है। सिन प्रोडक्ट्स पे भी कहीं जगह पर जैसे एक्सपेंसिव कार्स वगैरह थी, वहाँ पर भी 46, 48, 50% टैक्सेस आते थे सेस के साथ, वो 40% स्लैब में आ गया है। तो इसकी वजह से सरकार को जो थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन जो कंजम्पशन इंक्रीज होगी वो मोर देन ऑफसेट कर सकता है इस लॉस को। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी एक दूसरा मेजर है जो आरबीआई की तरफ से देखा हमने। एक तो 50 बेसिस पॉइंट्स का अपफ्रंट रेट कट हमें जून में देखने को मिला, जिसकी वजह से ऑलरेडी उसका इफेक्ट अभी पूरी मार्केट पे आ चुका है। आप देखेंगे सारे बैंक्स ने अपने लोन्स की जो दरें हैं वो रिड्यूस कर दी हैं। होम लोन्स बिटवीन 7.4 से 7.6% के बीच में मिल रहे हैं। पर्सनल लोन्स के भी रेट सस्ते हो चुके हैं। सीआरआर कट अब बैंक से 6 सितंबर से इम्प्लीमेंट हो गया है, तो इसकी वजह से बैंक्स के पास भी लिक्विडिटी बढ़ेगी और उनको लोन देने की जो उनकी क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट आ जाता है कि अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी,
तो हमारी कंजम्पशन कितनी बढ़ सकती है। तो उसके लिए एक कंपैरिजन हमने बनाया है कि अगर हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ से यूएस को एक एग्जांपल मान लें और इंडिया को उससे कंपेयर करें, तो सबसे पहले जो हैबिटेबल एरिया है इंडिया के अंदर और जो यूएस का है वो लगभग 2.8 टाइम्स यूएस हमसे बड़ा है। लेकिन अगर आप ये नंबर ऑफ़ मैकडोनल्ड्स के आउटलेट्स देखें, जो कि लेटेस्ट डेटा हमें अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में लगभग 600 आउटलेट्स हैं, जबकि यूएस में उसके 23 गुना आउटलेट्स बने हुए हैं, 13,600 प्लस। केएफसी भी अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 1,040 के आसपास है, वहाँ पर इसके 4 गुना आउटलेट्स हैं। स्टारबक्स जो कि रिसेंट एंट्रेंट है हमारी इंडियन मार्केट्स में, पिछले 5-6 साल में ही हमने इसका प्रोलिफरेशन देखा है डिफरेंट पार्ट्स में। 480 आउटलेट्स हैं अभी सिर्फ, जबकि यूएस के अंदर लगभग 36 गुना है इसका। तो आप अगर हम मान के चलें कि हमें इंडिया को भी उसी पेस से ग्रो करना है जैसे यूएस किया था एक टाइम पे अगले 20 से 25 साल में, तो हम देखेंगे कि ये जो नंबर ऑफ़ आउटलेट्स हैं, जो कंजम्पशन पैटर्न्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएंगे। तो कंजम्पशन के अंदर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में अभी जो अवेलेबल है। यूएस के अंदर पर कैपिटा स्पेंडिंग जो है वो लगभग $45,000 की है, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, राइट। और इंडिया में अभी भी पर कैपिटा स्पेंडिंग जो है सिर्फ $1,300 है। तो 18.8 ट्रिलियन वर्सेस 2.2 ट्रिलियन। अगर हम मान के चलें कि ये गैप जो है इसको कम से कम 30 साल लगेंगे कवर करने के लिए, फिर भी हमें एटलीस्ट अगले 10 से 15 साल में $1,300 से कम 5 गुना ग्रोथ दिखानी पड़ेगी वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये पोटेंशियल है, इंडिया का जो पोटेंशियल है वो इस समय काफ़ी हाई है, जो कि काफ़ी और कंट्रीज़ को और इकोनॉमीज़ को, कंपनीज़ को, बाहरी कंपनीज़ को समझ में आ रहा है, इसीलिए वो इस समय इंडियन मार्केट्स में एंटर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स इस समय इंडिया में अपनी शॉप्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं, दे आर ब्रिंगिंग देयर ब्रांड्स हेयर, राइट। तो ये सिर्फ इसकी वजह से ही। अब यूएस की बात चलिए तो टैरिफ्स कैसे रह सकता है, टैरिफ्स के बारे में भी थोड़ा बात कर ले। तो क्या ये पूरा गेम प्लान है टैरिफ्स का? सबसे पहली बात, अगर हम इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट्स देखें और उसमें से हम प्रपोर्शन निकालें कि यूएस को कितना एक्सपोर्ट होता है, तो 11% से कम आता है। हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स लगभग $800 बिलियन के हैं, जिसमें से अबाउट $85 बिलियन जो है वो यूएस को जाता है। अब इस परसेंटेज का 11% में से अगर हम टोटल जीडीपी का निकालें परसेंटेज, तो लगभग 21% आता है। तो टोटल एक्सपोर्ट्स, तो यूएस एक्सपोर्ट्स कितना रह गया टोटल जीडीपी का? सिर्फ 2.2%। इसमें से अगर आप वो वाले आर्टिकल्स निकाल दीजिए जो कि अनअफेक्टेड हैं इस टैरिफ से, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, और भी 3-4 कैटेगरीज हैं छोटे छोटे, तो हमारे पास जो एक्चुअल इम्पैक्टेड एक्सपोर्ट्स ऑर्डर हैं वो है $55 से $60 बिलियन। तो अगर हम इसमें ओवरऑल जीडीपी का अगर हम इम्पैक्ट देखें तो 1.5% के आसपास का इम्पैक्ट है। तो गवर्नमेंट को बस अब कुछ मेजर्स ऐसे करने हैं, काउंटर प्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स तब होती हैं जब काउंटर प्रोडक्टिव अगर कुछ टैरिफ्स लगाए जाएं यूएस के ऊपर। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज़ ले आती जहां पे आप एक्सपोर्ट्स को थोड़ा प्रमोट कर लेते हैं, एक्सपोर्टर्स को थोड़ी सब्सिडीज़ ऐड कर देते हैं, तो ये जो इम्पैक्ट है ये और कम हो जाता है। तो इस समय डोमेस्टिक सेक्टर के जो कंपनीज़ हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आउटवर्ड लुकिंग कंपनीज़, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ है, उसको अगर पोर्टफोलियो में अवॉइड भी करा जाएगा तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। प्लस अगर हमें लगेगा कि कहीं पे गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसकी वजह से इन कंपनीज़ को भी फ़ायदा हो सकता है, तो आई एम श्योर कि फ़ंड मैनेजर्स इस बात को ऑब्जर्व करके उन कंपनीज़ को भी बाद में पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। बट इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं है जितना हम उसको रिएक्ट करके बना देते हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग इसमें ये है। अब अगला जो थ्रेट हमें लगता है, टैरिफ्स की हमने बात छोड़ दी कि टैरिफ्स हमें बहुत बड़ा थ्रेट नहीं लगता है, लेकिन हाँ एक थ्रेट जो लगता है वो डेफिनेटली ये लगता है कि यूएस डॉलर वर्सेस आईएनआर, जो इंडियन रुपये की डिप्रिसिएशन हो रही है साल दर साल, उसकी वजह से हमने देखा कि हम लगभग 88.25, लास्ट वीक का ये चार्ट है, 88.25 88.3 के आसपास पहुंच गए हैं। लेकिन अब अगर हम एवरेज डिप्रिसिएशन देखेंगे ना पिछले 15 साल का, तो आप देखेंगे कि हम सालाना 4.5% से ज़्यादा डिप्रिशिएट होते आए हैं। लास्ट 15 साल का ये लॉन्ग टर्म एवरेज है। आप अगर चार्ट देखेंगे तो ये आपके सामने है, राइट। अब लास्ट 3 साल में हमने 79.7, तो ये हम सितंबर टू सितंबर देख रहे हैं 2022 से 2025,
लास्ट 3 साल में जो डिप्रिसिएशन देखा है वो देखा है एब्सोल्यूट टर्म्स में 10.7%। अगर हम इसका CAGR निकालते हैं तो ये आता है 3.5% से भी कम। तो क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है, कहना थोड़ा मुश्किल है। मेरे हिसाब से डिप्रिसिएशन अगर कम हो रहा है किसी भी इकोनॉमी का वर्सेस देयर लॉन्ग टर्म एवरेज, तो वो एक तरह से अच्छा है, क्योंकि वो एक FII और FDI परमानेंट मनी को इनवाइट करता है। और अगर ये डिप्रिसिएशन और कम हो सकता है तो FDI मनी हमारे कंट्री में और प्रॉमिसिंग तरीके से फॉर लॉन्गर टर्म्स आराम से आ सकता है। क्या ये अच्छा नहीं है? हाँ, एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। सो अगेन हमारा पॉइंट जो आया कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कंपनीज़ हैं उनके लिए थोड़ा डेंट हो सकता है अगर डिप्रिसिएशन रेट ज़्यादा नहीं रहे। लेकिन अभी तो फ़िलहाल में एक्सपोर्टर्स को करेंसी की डिप्रिसिएशन की वजह से फ़ायदा मिल रहा है। एक और जो नॉइज़ वर्सेस फैक्ट जो हम बात करना चाहते हैं वो है कि एक नॉइज़ है कि FIIs कॉन्टीन्यूसली लास्ट 2 साल से बेच रहे हैं, वो बहुत ही बिगेस्ट सेलर्स हो गए हैं। और हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है, जो हमारे डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, वो ही ख़रीद रहे हैं इस समय मार्केट को सपोर्ट करने के लिए। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना हमें यहाँ पर समझना है। फ्यूचर्स मार्केट के अंदर तो बहुत आसान है पता लगाना। जो डेरिवेटिव्स होती हैं उसके 2 हिस्से होते हैं, एक होता है फ्यूचर्स, दूसरा होता है ऑप्शंस। तो फ्यूचर्स अगर आप ऑब्ज़र्व करते हैं, अगर फ्यूचर्स किसी ने सेल किया हुआ है तो वहाँ से तो समझ में आ जाता है कि वो मार्केट पे शॉर्ट है, यानी कि सेल पोजीशन पे है। लेकिन ऑप्शंस के केस में ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि जब कोई ऑप्शंस को बेच रहा है क्या वो एक्चुअली शॉर्ट कर रहा है या फिर वो लॉन्ग ले रहा है। क्योंकि पुट ऑप्शंस कुछ ऐसे होते हैं जिनको बेचने के बाद आप लॉन्ग पोजीशन में आ जाते हैं। तो अगर हम ये डेटा देखें साल दर साल, आप देखेंगे 2022 तक जो डेरिवेटिव्स का नंबर था वो पॉजिटिव होता था FIIs के लिए, जो डेरिवेटिव्स जो ये लोग बेचते हैं, यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मिला के। 2023 से ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने लग गया। तो 2023 में इक्विटी बहुत ख़रीदा गया, अगर आप देखेंगे 1,76,000 करोड़, है ना। और उसके एवज़ में जो डेरिवेटिव्स बेचा गया वो 8,14,000। उसके बाद वो फिगर बढ़ के 11,48,000 और अभी तक का जो नंबर है जुलाई तक का वो 4,91,000 अगस्त तक का नंबर है। ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ का ये डेरिवेटिव्स बिक चुका है। लेकिन ये डेरिवेटिव्स को अगर हम फर्दर ब्रेक डाउन करें कि इसमें से फ्यूचर्स कितना और ऑप्शंस कितना, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस का इंडेसेस जो हमारे 3 मेजर इंडेसेस हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, उसके अंदर आप देखेंगे तो 2023 ऑनवर्ड्स 8,50,000 करोड़, 10,68,000 करोड़ उसके बाद, और अब और लगभग 4 लाख करोड़। तो हमने जो पहले फिगर देखी जो 2023 की 8,14,000 करोड़ टोटल फिगर थी फ्यूचर एंड ऑप्शन की मिला के, और ये 11.5 लाख करोड़ थी 2024 की। आप देखेंगे उसमें से जो मेजॉरिटी सेलिंग है वो कहाँ से हुई है, वो ऑप्शन से हुई है, ना कि फ्यूचर से। और ऑप्शंस की सेलिंग से हमें ये नहीं पता चल पाता है कि ये एक्चुअली शॉर्ट पोजीशन है कि लॉन्ग पोजीशन है। सेम किस्सा जो है वो स्टॉक्स में दोहराते हैं यहाँ पर। FIIs की पोजीशन स्टॉक्स के अंदर जो है, आप देखिए 2022-23 तक वो कितना कम ऑप्शंस के अंदर सेलिंग करते थे स्टॉक्स की। हमने लास्ट आई थिंक 2016 में देखा था 7,100 करोड़, लेकिन 2024 में देखिए 1,25,000 करोड़ से भी ज़्यादा, 1,02,000 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है अभी 2025 में, राइट। तो ये सारी फिगर्स क्लियरली दर्शा रही हैं कि ऑप्शंस को बेच के मार्केट में FII जो पोजीशन ले रहा है, क्या वो पॉजिटिव पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन, क्या वो शॉर्ट पोजीशन है, कहना बड़ा मुश्किल है। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो FII का जो शेयर है, ओनरशिप जो है वो बहुत ड्रॉप हो गया है और रिटेल का इन्वेस्टर्स का शेयर बहुत बढ़ गया है। लेकिन क्या पता जो कैश का पोजीशन है 18% FIIs का, उसकी जगह उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशंस को बिल्ड करने के लिए ऑप्शंस को सेल करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। तो ये देख लेते हैं कि कैसे पॉसिबल है। अब ब्राज़ील के साथ अगर इंडिया को कंपेयर करें, ब्राज़ील में 58% ओनरशिप है FII का, लेकिन इंडिया में लगभग 19%। तो ब्राज़ील के जो इंडेक्स फ्यूचर्स और सिंगल स्टॉक ऑप्शन है उसके आप कॉन्ट्रैक्ट साइज देखेंगे तो एवरेज वॉल्यूम्स कितने होते हैं,
20 से 30 मिलियन यानी कि 2 से 3 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। और सिंगल स्टॉक ऑप्शंस 15 से 25 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट। यही अगर आप इंडिया का इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट देखते हैं तो 3.3 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स पर मंथ। तो हम बात कर रहे हैं 100 गुना, 100 टाइम्स मोर। डेरिवेटिव मार्केट्स इंडिया के अंदर पोस्ट कोविड हमने देखा है, एटलीस्ट 2021-22 से जैसे जैसे नए डीमैट अकाउंट खुले हैं, जो डेरिवेटिव्स का जो डेप्थ है वो बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम्स बढ़ता जा रहा है। उसको थोड़ा कर्ब करने के लिए सेबी ने अभी बहुत सारे मेजर्स लिए हैं। इंडेसेस ने भी एक्सचेंजेस ने भी अभी मेजर्स लिए हैं, जहाँ पे कुछ इंडेसेस को सिर्फ रखा गया है वीकली एक्सपायरी के लिए और बाकी सारे इंडेसेस को मूव कर दिया है मंथली एक्सपायरी के लिए। हाउएवर स्टिल मंथली एक्सपायरी में भी एफआईआईज जो हैं वो स्टॉक ऑप्शंस को, इंडेक्स ऑप्शंस को बेच के जो हमें लग रहा है कि शॉर्ट पोजीशन है वो शायद लॉन्ग भी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये 19% जो कैश मार्केट का डेटा दिखा रहा है वो सही नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ये सही है। डेरिवेटिव्स की जो वॉल्यूम्स हैं उसका ब्रेकअप जब हमें आना शुरू हो जाएगा तब हमें एक्चुअल पोजीशन पता चलेगी कि एफआईआईज कितने लॉन्ग हैं और कितने शॉर्ट हैं। इनफैक्ट ताइवान और जापान जैसी कंट्रीज़ को कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज वो एक डेवलप्ड कंट्री हैं, तो उसके अंदर ओनरशिप डेफिनेटली हाई हो सकती है क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी बहुत डिफरेंट है उन दोनों कंट्रीज़ का। देख लेते हैं कि निफ्टी का टेक्निकल व्यू क्या बन रहा है इस समय। तो पिछले 2 साल का ये डेटा हम देख रहे हैं। 2023 से हमने देखा कि मार्केट ने एक मार्च 2023 में लो बना के लास्ट ईयर सितंबर में 26,277 26,277 का एक टॉप दिखाया। उसके बाद हमें 22,000 के आसपास का एक लो दिखाया है इस साल में, डेफिनेटली मार्च के अराउंड ही। और अब वापस से 25,600 का हाई बना के लगभग 24,000 और 25,000 के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। तो हमें जो सपोर्ट जोन नज़र आ रहे हैं वो है लगभग, जो एक जोन है 24,400 से 23,900, ये 500 पॉइंट की रेंज है नीचे की साइड पे। और जो ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस है वो है 25,200 से 25,700 का जोन, जहाँ से हमने देखा 25,600 के आसपास जाके वहाँ से वापस रिवर्स भी करी। तो ये जो एक ऑरेंज लाइन आपको दिख रही है ये एक तरह की रेजिस्टेंस लाइन है एज पर द टेक्निकल व्यू। अगर ये 25,600 700 को एक कंफर्मेशन के साथ वीकली बेसिस पे क्लोज कर देती है, हमारे हिसाब से एक नेक्स्ट रैली बहुत जल्दी शुरू हो सकती है। और वो नेक्स्ट रैली कितनी बड़ी हो सकती है उसका एक अलग मेजर हम करते हैं। हमारे अनुमान के हिसाब से 15 से 20% इंक्रीमेंट निफ्टी के अंदर आ सकता है बिटवीन नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स। तो यहाँ से अगर हम 24,800 के अराउंड अभी हैं इंडेक्स पे, तो वहाँ से हम बात कर रहे हैं लगभग 28,400 से लेके 29,200 की रेंज में, जो कि निफ्टी के ऊपर हमें लेवल्स नज़र आते हैं अगले 8 से 10 महीने में। सो पहले हमने देखा कि एक करेक्शन हुई 26,277 से लेके 21,950, जहाँ की 16.5% के आसपास का डाउनफॉल देखा हमने मार्केट में, और फिर हमने 16% का एक अपवर्ड मूवमेंट देखा। तो क्या मार्केट सेम लेवल पे आ गई? बिल्कुल भी नहीं, अभी भी अपने हाई से लगभग 4-5% दूर है। और इस 4-5% को कवर करने के लिए शायद वो और 3 हफ्ते, 5 हफ्ते, 2 महीने भी लगा सकती है। लेकिन जो हमें लग रहा है कि 25,700 का लेवल जब ब्रेक होगा तो आई थिंक नेक्स्ट एक रैली बिल्ड होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब हम गोल्ड की बात कर लेते हैं। तो गोल्ड में हमने क्या देखा है कि जब जब एक बड़ी मूव आई है 4 या 5 साल के पीरियड में या 3 साल के पीरियड में, उसके बाद एक लंबा कंसोलिडेशन गोल्ड के प्राइसेस में हो सकता है। तो एक हिस्टोरिक जो एक जहाँ पर हमने देखा कि डॉलर डिनोमिनेटेड गोल्ड जो था काफ़ी प्रचलित था, वो था 1976 से 1980 वाला पीरियड, जहाँ पर आप देखेंगे कि डॉलर टर्म्स में गोल्ड ने $875 पर आउंस का लेवल अचीव कर लिया था जनवरी 1980 में। इस लेवल को वापस हासिल करने के लिए 28 साल लग गए। दिसंबर 2007 में जाके ये लेवल वापस अचीव हुआ। तो ये बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन था गोल्ड के अंदर। उसके बाद 2008 से लेके 2011 के अंदर अगेन एक रैली देखी गई, जहाँ पर $1920 पर आउंस का हमने टॉप देखा। अब वो देखिए, उस टॉप को भी अचीव करने के लिए गोल्ड ने 9 साल लगा दिए। 2020 जून में जाके ये जो टॉप है वो ब्रेक हुआ। हम उसी किसी एक रैली में हैं जहाँ पर हमने देखा है 2022 से लेके अब तक आप देखोगे $1,800 से लगभग $3,500 की मूवमेंट आ चुकी है।
तो ये एक फिर से अप मूव हो चुका है। किस समय ये कंसोलिडेशन में चला जाएगा किसी को नहीं पता। तो हमारे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है गोल्ड के लिए। इस समय गोल्ड या फिर अदर प्रेशियस मेटल से, चाहे वो सिल्वर ही क्यों ना हो, थोड़ा सा सावधान रहना ज़रूरी है, क्योंकि इन लेवल्स पे अगर आप परचेज़ करेंगे, सिल्वर फॉर दैट मैटर, आप अगर देखेंगे 2011 का जो पीक था $49.8 पर आउंस, वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। अभी तक वो ब्रेक नहीं हुआ है। डॉलर टर्म्स में वो ब्रेक नहीं हुआ है। इंडियन रुपी टर्म्स में आप कह सकते हैं, क्योंकि डॉलर उस समय लगभग 40 रुपये का होता था, आज वो 88 रुपये का हो गया है। उस वजह से इंडियन रुपी के अंदर आपको वो दिख रहा है कि वो पुराना वाला लेवल जो है वो ब्रेक हो गया है। लेकिन डॉलर टर्म्स में इंटरनेशनल मार्केट में 2011 का भी पीक अभी तक सिल्वर में ब्रेक नहीं हुआ है। सो फ्रेंजी है मार्केट में, वो क्यों है उसको भी समझना ज़रूरी है। तो गोल्ड का जो रिक्वायरमेंट है या जो गोल्ड की कलेक्शन है वो सेंट्रल बैंक से बहुत ज़्यादा हो रही है। हमने यहाँ पर एक 13 सेंट्रल बैंक्स का डेटा पिकअप किया है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो जो परचेज़ कर रहे हैं हर साल, वो है 1000 से 1100 या 1200 टन का गोल्ड एवरी ईयर जो एक्यूमुलेट हो रहा है इन 13 सेंट्रल बैंक से। तो 2022 में भी 1100, 2023 में लगभग 1000, 2024 में लगभग 1200 और 2025 का भी एस्टिमेट यही है कि लगभग 1000 से 1100 के बीच में रहेगा। अब इस 4 साल से पीछे चले जाइए, 2016 से 2021 का डेटा अगर आप देखेंगे, तो ये जो एक्यूमुलेशन होती थी सेंट्रल बैंक से, वो मैक्सिमम 650 टन तक गई थी, कभी कभी 400 टन से भी कम होती थी। तो ये जो परचेज आई है सेंट्रल बैंक से, ये मेन कारण गोल्ड के बढ़ने का यही है कि सेंट्रल बैंक इसको परचेज कर रहे हैं। कोई रिटेल में परचेज ज़्यादा नहीं बढ़ गई है। गोल्ड की डिमांड का कोई कारण मुझे नज़र नहीं आता है। आपका अगर सेंट्रल बैंक ही 1.5 गुना ज़्यादा गोल्ड परचेज करना शुरू कर देंगे, ऑब्वियसली गोल्ड का जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, तो गोल्ड का प्राइस तेज़ी से भागने का सबसे बड़ा कारण 2022 ऑनवर्ड्स यही है, राइट। तो इस रैली को कब तक हम सस्टेन कर पाएंगे, कब तक सेंट्रल बैंक्स खरीदते रहेंगे, ये किसी को नहीं पता। तो ये जो अननोन है, इससे आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो और ज़्यादा अनफेवरेबल हो जाता है गोल्ड के अंदर। तो हमने जो बातें करी उसके हिसाब से हमें ये क्लियरली पता चल जाता है कि इस समय एटलीस्ट एक बेस फॉर्मेशन मार्केट्स के अंदर दिख रही है हमें। निफ्टी के अंदर जहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि 24,000 और 25,000 के बीच में मार्केट काफ़ी देर तक रुक रही है। ये एक सिग्नल है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन जितना लंबा होगा, बेस फॉर्मेशन उतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जैसा कि हमने पहले भी देखा है, 2018 में हुआ था ये ऐसा बेस फॉर्मेशन। उस समय इंडेक्स का लेवल लगभग 10,000 से 11,000 के बीच में चला था। उससे पहले ऐसा ही बेस फॉर्मेशन हमने देखा था 2015-16 के बीच में। 2017 में हमने फिर देखा बहुत अच्छी रैली आई थी। ऐसा ही एक बेस फॉर्मेशन इस समय हो रहा है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक नेक्स्ट रैली का जन्म दे सकता है। तो हमें चाहिए कि इस समय हम अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा चेंज ना करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पोर्टफोलियो में कोई ऐसी स्कीम है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है पिछले 3 या 5 साल के अंदर, और उसको आप चेंज करना चाहते हैं, तो रैशनलाइजेशन हमेशा आप कर सकते हैं ऐसी लेवल्स के ऊपर जहाँ मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में रहती है। तो अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर गए, जैसे लार्ज कैप टू लार्ज कैप आप मूव कर रहे हैं, या फिर आप मिड कैप टू मिड कैप किसी स्कीम में मूव कर रहे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आप 3 या 5 साल उस स्कीम को दे चुके हैं और उसने आपके लिए परफॉर्म नहीं किया है, वो वाले चेंजेस जो हैं डेफिनेटली करने चाहिए। अगर किसी को इस समय इक्विटी के अंदर अपना लेवल एनहांस करना है, यानी कि इक्विटी का एलोकेशन बढ़ाना है, तब भी ये लेवल्स बहुत बुरे नहीं हैं रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत लिमिटेड लग रहा है हमें। 24,000 या 23,900 मान लेते हैं ऑन द बॉटम, हमें एक सपोर्ट जोन नज़र आ रहा है, तो जो कि 800-900 पॉइंट दूर है करंट लेवल से। वेराज अपसाइड हमें लगता है कि 3 से 4,000 पॉइंट्स का है निफ्टी में। तो अगर इस लेवल पे आप फर्दर ऐड करना चाहते हैं इक्विटी को, तो ये बिल्कुल भी गलत लेवल्स नहीं होंगे। वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से भी आज निफ्टी का जो पी रेशियो है वो 21 से 22 के बीच में है। हमारा लॉन्ग टर्म एवरेज भी लगभग यही है। जब मार्केट्स के अंदर कोई भी एक इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करती है, जो कि इस समय हम कर रहे हैं, 7.8% ग्रोथ है हमारी रियल टर्म्स में, 2% के आसपास इन्फ्लेशन है, कोई एक ऐसी इकोनॉमी दिखा दीजिए जो 10% या 11% नॉमिनल पे जीडीपी पे ग्रोथ कर रही है। कोई बड़ी इकोनॉमीज़ में नहीं हो रहा है ऐसा ग्रोथ, राइट। तो इंडिया इस समय इस ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे है
जो कि बहुत और कंट्रीज़ नहीं हैं। इसीलिए इंडिया की जो स्टॉक मार्केट्स है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव अपने पुराने वाले वैल्यूएशन से चल सकती है। मैं कहूँगा कि 26-27 का भी पी जो होगा निफ्टी के ऊपर वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं कहलाएगा यहाँ पर। हालांकि हर किसी की डेफिनेशन इसमें चेंज हो जाती है। कोई कहेगा कि बॉन्ड की यील्ड से बहुत लिंक है, डेफिनेटली है। अगर लेकिन फेड का अगर आगे डिसीजन आ गया, थोड़ा सा रेट कट आ गया, तो ये जो पी एक्सपेंशन है वो बहुत तेज़ी से हो सकता है। तो 22 का पी जो है वो 26 और 26 का 30 बहुत आसानी से हो सकता है अगर 2 रेट कट्स फेड से, यूएस फेड से आ गए, और शायद इंडिया भी अगर उसको एक रेट कट को फॉलो कर ले तो राइट। तो हमें लगता है कि इक्विटी मार्केट्स इज़ पॉइज्ड फॉर द नेक्स्ट रैली, and definitely people should consider either keeping their portfolio intact, the equity portfolios, or to add more equity. तो add करें तो कहाँ करें? तो definitely consumption, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारे दो फेवरेट है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल बहुत अच्छा सेफ्टी इस समय ऑफर कर रहा है, बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं वहाँ पर। एक जो केवियाट मैं डेफिनेटली देना चाहूँगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि गोइंग फॉरवर्ड हर सेक्टर से हर स्टॉक चले ये पॉसिबल नहीं होगा। हर सेक्टर में विनर्स भी होंगे, लूजर्स भी होंगे। फंड मैनेजर का जो काम है वो इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट होता जाएगा। रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, किस तरह के स्टॉक्स में वो निवेश कर रहे हैं, किस तरह के स्टॉक्स को कितने पीरियड के लिए पिक कर रहे हैं, टैक्टिकल बेट्स, फंडामेंटल बेट्स, ये सब एक फंड मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो एक्टिव मैनेजमेंट से ही पैसा बनेगा। आप अगर सोच रहे हैं कि इंडेक्स से पैसा बनेगा, निफ्टी 50 में पैसा डाल के बनेगा, डेफिनेटली नहीं बनेगा। क्योंकि इंडेक्स के लेवल पे क्या होगा, अगर 20 स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो 30 नहीं कर रहे हैं। अगर निफ्टी 500 देखेंगे तो वहाँ पर अगर 150 स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो बाकी 350 नहीं कर रहे हैं। अब इन 150 की बास्केट में से एक फंड मैनेजर जो है वो 30, 40, 50 अच्छे स्टॉक्स निकाल के आपके लिए अल्फा जनरेट कर सकता है। वेराज अगर आप पैसिव स्कीम्स में चले जाएंगे तो आप कभी भी इंडेक्स को बीट नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है कि जैसे अभी सिनेरियो चल रहा है वैसे आप थोड़ा सा अंडर परफॉर्म ही करें, राइट। तो हमारा ये सबमिशन है। अगेन डिस्क्लेमर कि इस चैनल का ऑब्जेक्टिव जो है वो बेसिकली आपको मार्केट्स इनसाइट देने का है, एजुकेट करने का है, और जितने भी स्ट्रैटेजीज़ या मार्केट में इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं उनके बारे में जताने का है, राइट। तो हमारे जो ओपिनियंस है वो डेफिनेटली बिल्कुल पर्सनल हैं। तो आपके जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से चेक कीजिए कि कौन सा पोर्टफोलियो कैसे आपके लिए बनाना चाहिए, आपका रिस्क एपेटाइट जो है वो आपके पोर्टफोलियो के साथ मैच करता है कि नहीं करता है। ये सब चीज़ें आपको अपने लेवल पे एक बार डेफिनेटली डिसाइड करनी है बिफोर यू टेक एनी एक्शन। सो थैंक यू। लास्ट में यही कहूँगा कि इन्वेस्टिंग इज़ अ जर्नी, इट इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन। सो लुक फॉरवर्ड टू हैव मोर इंटरेक्शंस विद ऑल ऑफ यू, एंड टेक केयर।